ओके चलिए, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं, यहीं से वर्ड को पिक करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि प्रोजेक्टाइल कहते किसको हैं, तो आंसर है बेटा प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट को कहते हैं। प्रोजेक्टाइल इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। एक बार डेफिनेशन लिखो, फिर वहीं से शुरू करते हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट which is thrown with some initial velocity and then it move under gravity alone, and the path followed by it is called its trajectory. Trajectory, TRAJECTORY, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ से होता है बेटा। सो द क्वेश्चन अराइजेज, सबसे पहले तो हम प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल कहते किसको हैं, ये कैसे काम करता है, इसके बाद वो जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो सपोज करो, एक एग्जांपल से बात करता हूँ। मेरे हाथ में एक पत्थर है, उस पत्थर को मैं ऐसे फेंक देता हूँ, वो एक प्रोजेक्टाइल है। एक फुटबॉल है, आपने उसे किक किया तो वो फुटबॉल एक प्रोजेक्टाइल है। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने खड़े खड़े यहाँ से गन फायर किया तो कौन प्रोजेक्टाइल है, बुलेट प्रोजेक्टाइल है। गन तो आपके हाथ में है, गन थोड़ा जा रही है, बुलेट जा रही है ना, तो बुलेट इज अ प्रोजेक्टाइल। अब जरा सोचो बेटा क्या हुआ होगा। मैं बुलेट के बारे में बात करता हूँ। ये गन आपके हाथ में है, यहाँ से आपने एक बुलेट फायर किया, तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब आप इस बुलेट को फायर करते हो तो क्या ये बुलेट बिल्कुल सीधा जाता है, नहीं जाता है। ये बुलेट सीधा नहीं जाता है, राइट। ये क्या करता है, ये क्या करता है, सीधा जाता है, ऐसे गिर जाता है, ऐसे ही होता है हितांश से, नहीं ऐसे नहीं होता है बेटा। वो सीधा जाता है, नहीं जाता है, बिल्कुल सीधा नहीं जाता है। वो इस पाथ को फॉलो करता है, वो इस पाथ को फॉलो करता है। इज इट ओके। अगर आप में से कोई ये कहे कि मेरे सामने वहाँ पर एक टारगेट है, वहाँ पर एक टारगेट है, बिल्कुल मैंने निशाना साधा और बुलेट फायर कर दिया, तो क्या आपका बुलेट उस टारगेट को हिट कर दिया। जैसे आप यहाँ खड़े हो, ये सामने टारगेट है, आपने इसे एम किया और एम करके यहाँ से बुलेट फायर कर दिया, तो क्या इसको हिट कर देगा, इट नेवर हिट। क्यों नहीं हिट करेगा, ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि जैसे ही आपने इसे फायर किया उसी वक्त ग्रेविटी ने इसे क्या करना शुरू कर दिया, नीचे लाना भी शुरू कर दिया। एट द टाइम ऑफ फायर, जैसे ही आप फायर करोगे बिल्कुल उसी वक्त ये बुलेट आगे जाने के साथ साथ किधर भी जाना शुरू कर देगा, नीचे जाने का। तो लेकिन मैं बात फिलहाल प्रोजेक्टाइल की कर रहा हूँ, तो आपका ये जो बुलेट है ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। ये बुलेट एक प्रोजेक्टाइल हो गया भाई। और ये बुलेट इस पाथ को फॉलो कर रहा है ना, इस पाथ को इसकी क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। लिख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, अ बुलेट fired from a gun, a bullet fired from a gun. Number 2, a football kicked by a person. लिखना चाहो तो लिख भी लेना। जब मैंने इस बुलेट को यहाँ से फायर किया, ये आगे गया केवल इस वजह से क्योंकि मैंने आगे की तरफ इसे वेलोसिटी दे रखी थी। लेकिन जैसे ये गन से अलग हुआ तुरंत ग्रेविटी भी इसे नीचे लाना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब ये एक ऐसी मोशन है जो आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। और इस पर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से। यही तो डेफिनेशन लिखी है आपने प्रोजेक्टाइल की। देखो ना प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है, प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी दिया है, लेकिन उसके बाद केवल और केवल किसकी वजह से मूव करता है, वो ग्रेविटी की वजह से मूव करता है। दूसरी बात, जैसे मान लो ये फुटबॉल पड़ा है आपका, आपने इसे किक किया, फुटबॉल गया ऐसे चला गया, ये देखो ना आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो अगर जब आपने इसको वेलोसिटी दिया तो आपने तो ऐसे वेलोसिटी दिया था ना, तो इस वेलोसिटी का 2 हिस्से हैं, आगे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। आगे जा रहा है नो डाउट, लेकिन जब ये ऊपर जाके नीचे आया, ये क्यों आया, ग्रेविटी की वजह से आया ना, नहीं तो ऊपर जाता रहता जाता रहता जाता रहता। लेकिन इस ग्रेविटी ने क्या किया, इसे पहले तो ऊपर जाने से रोका, धीरे धीरे इसकी स्पीड को कम किया, फिर इसे नीचे लाने का काम किया। तो फोर्स तो केवल एक ही लग रही है ना यहाँ पर, दैट इज ग्रेविटी।
दूसरा पॉइंट समझिए बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में एक खास बात। आपको मैंने ये एग्जाम्पल बोला, आपको मैंने ये वाला एग्जाम्पल बोला, आपको मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी बोला। इन तीनों एग्जाम्पल में एक बात आपको क्लियर हो रही होगी, इसमें ऑब्जेक्ट आगे जाने के साथ साथ ऊपर नीचे भी मूव करता है। इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन होती है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है, आगे भी जा रही है और ऊपर नीचे भी हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन यानी कि जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? केवल वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा एक 2 डायमेंशनल मोशन होती है, लेकिन एक्सेलरेशन 1 डायमेंशन में होता है और वो भी कांस्टेंट रहेगा। लिखिए बेटा ये लाइन। सो बेटा प्रोजेक्टाइल जो है ना आपका वो 2 तरह का होता है बेटा। वन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, द अदर इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो लिखिए टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। नंबर 1 हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड नंबर 2 ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक में क्या फ़र्क है बेटा, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सीधा थ्रो करते हो, सीधा थ्रो करते हो, जैसे मान लो आप एक टावर पर खड़े हैं और टावर पर खड़े होकर आपने यहाँ से एक बुलेट सीधा फायर कर दिया, तो ये जो बुलेट जो सीधा फायर किया ना बिल्कुल सीधा, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। हालांकि ये जाएगा ऐसे, लेकिन फायर तो आपने क्या किया है, इसे सीधा किया है। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द ग्राउंड, सीधा ऐसे सोच सकते हो। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली देन इट इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लिखिए बेटा। जबकि अगर मान लो आप किसी प्रोजेक्टाइल को, जैसे मान लो फुटबॉल ही है आपके पास, आपने उसे किक किया बेटा, किक किया तो जाएगा ऐसे और फिर ऐसे चलेगा ना। तो ये जब आप प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हो, इज इट ओके, तो सच टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेड टू बी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, या इसका दूसरा नाम है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा ये ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट होगा, मे बी आप ऐसा भी हो सकता है किसी हाइट पर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दो तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। आप जाओ और ऐसे फेंक दो तो ये ऐसे जाएगा। ऑल आर द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। कोई भी केस जिसमें 2D मोशन होना चाहिए, बस सीधी बात है। सो व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, हो गई थी ना सबके। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है, ये प्रोजेक्टाइल आपने सीधे फेंका हॉरिजॉन्टल हो गया, आपने इसे एंगल पर फेंका ऑब्लिक हो गया। अब क्वेश्चन ये, इसे आगे कौन ले जा रहा है, इसे आगे कौन ले जा रहा है? जो इनिशियल वेलोसिटी आपने दी है वो इसे आगे ले जा रहा है, और नीचे कौन ला रहा है? ग्रेविटी। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग, ये ध्यान रखना बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग u यानी कि इसे आगे ले जाने वाला इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और y एक्सिस के अलोंग, यस बोलो, इनिशियल वेलोसिटी क्या आपने नीचे कोई वेलोसिटी दी है इसको? आपने कैसे फेंका है? ऐसे फेंका है ना। इसका मतलब नीचे की तरफ आपने इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है नीचे की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है? g के बराबर, 9.8 के बराबर। देखो आप कोई भी इक्वेशन लगा लो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र लगा लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2s अप्लाई करो, हर इक्वेशन के अंदर आपको u और a तो चाहिए ही चाहिए, तो ये वैल्यू फिक्स हो रही है। ऐसे यहाँ सोचो, अगर आपने इसे किसी एंगल u पर फेंका है तो बोलो u की कितनी वेलोसिटी इधर काम करेगी? u कोस थीटा, u आई कैप, बिल्कुल ठीक बोल रहे बेटा, u कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में u साइन थीटा। आप में से बेटा जिसको याद नहीं है ये बात ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को या किसी भी चीज़ को एंगल पर फेंकते हो, जिस लाइन के साथ वो एंगल बनाती है उस लाइन के साथ इसकी वैल्यू कोसाइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर आती है। मतलब इस लाइन में इसकी इतनी वैल्यू काम करेगी, ओके, कितनी? u मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, और इसके 90 डिग्री पर u साइन थीटा।
ओके, तो उनके लिए बेटा जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं कर रखा वो मोटे तौर पर ऐसे समझो। अब सोचो आपने उसे u वेलोसिटी से ऐसे फेंका था, लेकिन आगे की तरफ इतनी वेलोसिटी काम कर रही है और ऊपर की तरफ इतनी वेलोसिटी काम कर रही है। जिन्होंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हुआ वो बेटा इसको जानते होंगे। और आप लोग चाहो तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के नाम से मैंने एक अपना यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, आप उसे आज जाकर देख लीजिएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के नाम से, ठीक है। उसमें यही सारी चीज़ें हैं, और जो मैं कह रहा हूँ ना आपको उसको देख लिया करो बेटा, तो फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब बोलो इसे आगे कौन ले जा रहा है? आगे देखो, आगे कितनी वेलोसिटी दी आपने? u cos थीटा। तो इसको आगे ले जाने का काम कौन करेगा? u cos थीटा। लेकिन एक्सेलरेशन तो यहाँ भी क्या होगा? 0 होगा, x एक्सिस के अलोंग। अब बताओ y एक्सिस के अलोंग इसे ऊपर नीचे कौन कर रहा है? क्या आपने इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी है? यस सर्टेनली दी है। ये देखिए ना बेटा, अब u sin थीटा। देखो उस केस में और इस केस में क्या फ़र्क है? उसमें आपने सीधा फेंका था इसलिए ये वाली वैल्यू 0 हो गई, लेकिन आपने इसमें एंगल फेंका है तो ये वाली वैल्यू भी है और ये वाली वैल्यू भी है। इज इट ओके? तो इसे नीचे लाने वाला, ऊपर ले जाने वाला कौन है? u sin थीटा। और बेटा क्या एक्सेलरेशन है यहाँ पर? तो आंसर है यस। कितना? g के बराबर। वही ग्रेविटी काम कर रही है, लेकिन क्योंकि इनिशियली बॉडी आपने नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी है इसलिए एक्सेलरेशन क्या लेकर चलोगे आप? -g लेकर चलोगे। मेरी बात क्लियर? मैं समराइज करूँ सारी बातों को। तो बेटा जब भी आप किसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हो तो आपने x और y एक्सिस के लॉन्ग u और a की कितनी वैल्यू काम कर रही है इसको ध्यान देना है। आगे की तरफ u के बराबर, यानी आगे कौन ले जा रहा है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आपने x एक्सिस के लॉन्ग? तो वह है जो इनिशियल वेलोसिटी आपने u दी थी वही। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दे रखा। इज इट ओके? वर्टिकल डायरेक्शन में आपने इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कोई वेलोसिटी नहीं दे रखी इसलिए u 0 हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटी इसे नीचे लाने का काम कर रही है। अगर ग्रेविटी भी ना होती तो ये नीचे कभी भी नहीं आता। इज इट ओके? जबकि यहाँ पर आगे ले जाने का काम u cos थीटा करेगा, ऊपर नीचे करने का काम u sin थीटा, और ग्रेविटी दोनों मिलकर करेंगे। एग्री? तो अब आप जितने भी क्वेश्चन करने जा रहे हो, हर क्वेश्चन आपको पता है, हर एक क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन लगाओगे आप तो u और a की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये फिक्स हो गया अब आपका कि भाई x एक्सिस के अलोंग u की वैल्यू u, a की वैल्यू 0, y के अलोंग u की वैल्यू 0, a की वैल्यू g, और इस तरीके से यहाँ पर। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो बेटा सभी। पहले बात करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसका मतलब क्या है? पहले आप ये समझिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब मैं निकाल रहा हूँ तो आपको ये प्रूव करना है कि जब आप इस प्रोजेक्टाइल को छोड़ते हो तो ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है। यानी कि मुझे प्रूव करना है कि ये पाथ का नेचर पैराबोलिक है। कल मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, हर टाइप के शेप के लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। तो मुझे ये पता लगाना है कि भाई यहाँ x और y कोऑर्डिनेट में आपस में क्या रिलेशन है, सीधी बात है। और वो रिलेशन आपके किस पर्टिकुलर शेप को रिलेट करके देता है, ठीक है ना। तो सपोज करो आपका प्रोजेक्टाइल किसी वक्त बेटा, किसी वक्त इस पोजीशन पर पहुंच गया pxy, इतना तो वो आगे आ गया और इतना वो क्या हो गया, नीचे आ गया, pxy हो गया। तो आप ये पता लगाओ t टाइम, मान लो कि भाई t टाइम है ये, तो कितना वो आगे पहुंचा था और कितना नीचे आया। अगर आगे पहुंचा था तो मुझे कौन से एक्सिस की मोशन देखनी होगी बेटा? x एक्सिस की। आगे जा रहा है तो x एक्सिस, और इस डायरेक्शन में चल रहा है तो y एक्सिस। चलिए मोशन अलोंग x एक्सिस की बात करते हैं बेटा। जब मैं आपको x एक्सिस बोलूँगा, आपको याद है ना लास्ट टाइम जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो जब मैं x एक्सिस के बारे में सोचूंगा तो मैं सारी बातें x एक्सिस वाली लूँगा। बोलो u कितना हुआ x एक्सिस के अलोंग? u के बराबर, एक्सेलरेशन 0, s मान लीजिए x है, और टाइम कितना ले रखा आपने? t, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट। तो s हुआ x, u के बराबर, t के बराबर, ये 0 हो गया बेटा। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो। t इक्वल टू किसके बराबर हुआ? x बाई यू। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब अलोंग y एक्सिस सोचो भाई, अलोंग y एक्सिस।
अब आपने सारी बातें y वाली लेनी है। बोलो u कितना? 0, एक्सेलेरेशन g, s को मान लो y और टाइम रहा t के बराबर। इक्वेशन अप्लाई करो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस हुआ y, u 0 प्लस हाफ जी टी स्क्र। हमें क्लियर? मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है, कोई ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है सबको? अब t की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो क्या बना, y इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्र बाई यू स्क्र हो जाएगा, टी स्क्र, देखो एक्स स्क्र बाई यू स्क्र हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्र, y एक्स स्क्र के प्रोपोर्शनल। जानते हो ना प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y भी बढ़ेगी, डायरेक्टली का मतलब यही होता है। और ये इक्वेशन किस चीज़ की? पैराबोला की, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा ये जो प्रोजेक्टाइल है ना वो इस पैराबोलिक पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी कि वो जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी कैसी होने वाली है, पैराबोलिक होने वाली है। कैन यू डू इट? बगैर देखे कर सकते हो? कोशिश करो बेटा सभी। अब देखो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में केस वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाना है बेटा आपने, अलोंग एक्स एक्सिस बोलना शुरू करेंगे बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस। यू बोलो कितना होगा, यू कोस थीटा, एक्सेलेरेशन 0, एस एक्स मान लो भाई, ये देखो ऐसे गया ना ये, तो मान लो किसी टाइम पर यहाँ कहीं पर प्रेजेंट था एक्स वाई, ठीक है ना, और टाइम ले लेते हैं टी के बराबर, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस हुआ x, u हुआ u कोस थीटा इंटू टी प्लस 0, तो t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x अपॉन u कोस थीटा। नाउ अलोंग y एक्सिस कर लेते हैं, अलोंग y एक्सिस u बोलो किसके बराबर होगा, u साइन थीटा, एक्सेलेरेशन माइनस जी के बराबर, एस वाई के बराबर, टी तो टी ही रहेगा, दोनों में टाइम तो सेम रहेगा ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। दोबारा से अप्लाई करो, एस वाई के बराबर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र। सब्स्टिट्यूशन कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, माइनस हाफ जी टी स्क्र। और अब आप क्या करोगे, यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दो, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्र अपॉन यू स्क्र कोस स्क्र थीटा। u से u कैंसिल हो गया, तो क्या बना बेटा, x साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्र बाई यू स्क्र कोस स्क्र थीटा। ये भी आपका इक्वेशन एक पैराबोला का ही इक्वेशन है, विच इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। इज इट ओके? तो आपने लास्ट में क्या लिखना है कि यस इट इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, सो पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। कर सकोगे? करिए बेटा ऐसे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, मतलब वो कितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल आपका हवा में रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा भाई। इज इट ओके? या फिर इस केस में अगर आप बात करोगे तो आपने प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो किया तो ये ऐसे पहुँच गया, तो यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा है। ओके चलिए, एक और बात यहीं पर हम लोग अब सीखेंगे और वो बात ये है व्हाट इज एस। एस क्या है, एक बार बोलोगे आप दोबारा से, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग बात करूंगा आपसे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आंसर है, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। उस वक्त आपको वाई से कोई लेना देना
नहीं है। और जब मैं वाई एक्सिस की बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। ये बात भी आप जानते हो बेटा, चाहे मोशन में हॉरिजॉन्टल ले लूँ चाहे मोशन में वर्टिकल ले लूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो दोनों केस में सेम ही निकलेगा ना। तो फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लें। इस केस में आइए बेटा, मान लो इसे h हाइट से गिराया आपने, h हाइट से थ्रो किया था, इज इट ओके? तो मैं कौन सी मोशन कंसिडर करूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? मैं यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा हूँ बेटा, ओ से ए से, वर्टिकल। वर्टिकल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वर्टिकल हाइट मुझे पता है। हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितना आगे गया है। आपको सर मुझे अगर पता हो तो मैं कहूँगा कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम तो दोनों केस में सेम आना है, इज इट ओके? तो कौन सी मोशन लूँ? मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान से देखना बेटा, वैसे यहाँ मत भरना। u 0, एक्सेलेरेशन g, डिस्टेंस कितना होगा? अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से सुनना। यस, ट्राई टू लिसन मी केयरफुली। कौन सी मोशन स्टडी कर रहे हो आप? वाई एक्सिस। चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? नीचे कितना आया ये h, और आगे कितना गया? आगे कितना गया? मान लो ये x गया है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x माइनस h, अगर मैं इसे ओरिजिन मानता हूँ तो चेंज कितना हुआ वाई कोऑर्डिनेट में? h के बराबर हुआ ना भाई। यहाँ 0 था, यहाँ माइनस h हुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो h आएगा ना। तो इसका मतलब s की वैल्यू क्या हो गई? h हो गई, और टाइम मान लीजिए कैपिटल T के बराबर हो गया। सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, h इक्वल टू 0 प्लस हाफ g इंटू टी स्केयर। सो टी स्केयर इक्वल टू आ गया 2h बाई जी, मतलब t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस केस। क्वेश्चन ये है कि ये वाला केस है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मैंने यहाँ से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थ्रो किए, एक पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। ऊपर वाले को 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, नीचे वाले को मैंने 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, एक ही हाइट से सीधा फेंका है। इन दोनों में से ग्राउंड पर पहले कौन पहुंचेगा? एक साथ पहुंचेंगे। ये झूठ बोलता है बेटा, इसकी मत सुनना। सोचो, आप बताओ, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? बात समझ में आ रही है ना? देखो आपने दोनों को अलग अलग वेलोसिटी से फेंका है, लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो अंडर रूट 2h बाई जी है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है। h दोनों केस में सेम है, u नाम का फैक्टर इस फॉर्मूले के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब टाइम दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो लिखिए आंसर, बोथ विल रीच। पहले क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ आपको, तो दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे, ये तो पक्का हो गया ना? ओके, अब इस केस में देखो बेटा, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट ध्यान से देखना, यहाँ से चला है आपका प्रोजेक्टाइल, यहाँ पर पहुँचा है बेटा, आपने ऐसे फेंका था इसे u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, तो इधर u कोस थीटा वेलोसिटी काम कर रही थी और u साइन थीटा कर रही थी। वही दोनों में से कोई भी मोशन ले सकते हो, x भी और y भी। जब उसको y से किया, इसको भी y से ही कर लेते हैं। मोशन अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। बस एक ही चीज़ पर आपको सबसे अच्छी तरीके से ध्यान देना है, मोशन अलोंग y एक्सिस। जब मैं y एक्सिस के अलोंग की बात कर रहा हूँ, बोलो बेटा u बोलो कितना होगा? u साइन थीटा। एक्सेलेरेशन की वैल्यू -g हो गई, t भी सबको क्लियर हो गया, कैपिटल T हो गया। अब आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा, अब ध्यान से सुनिएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द s नाउ? s का मतलब है चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन y कोऑर्डिनेट। बोलो o पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है भाई? 0 0, और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x 0, x 0। बोलो गलत लिखा कि ठीक लिखा?
ठीक है कि गलत है? भाई x कैसे लिखते हो, कितना आगे गया, y कैसे लिखते हो, कितना ऊपर है? a पॉइंट कितना ऊपर है? कितना भी नहीं, ओरिजिन के साथ ही चल रहा है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट जीरो हो गए। तो s बोलो चेंज इन y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये क्या आएगा, जीरो आ गया। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। एस हुआ जीरो, यू की वैल्यू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू कैपिटल टी प्लस जीरो हो गया ना भैया, मैं गलत लिख रहा हूँ ना, जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा, ये जीरो कैसे होगा, प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्र, राइट। तो ये इधर ले आओ, हाफ जी टी स्क्र इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, एक टी से एक टी कैंसिल हुआ तो टी की वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा बाय जी। दिस इज योर आंसर फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का अल्टरनेटिव मेथड भी सुनिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो कुछ ऐसे चलेगा कि जितना टाइम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम इसे नीचे आने में लगता है, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर होता है। अगर मैं ऊपर जाने का टाइम निकाल लूँ तो उतना ही टाइम नीचे आने का होगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है, मैं दोबारा से अलोंग वाई एक्सिस मोशन लूँ, अलोंग वाई एक्सिस। अब मैं इस पॉइंट पर O से B मोशन स्टडी करूं बेटा, O से B तक, लेकिन इस बार मैं इक्वेशन जो है ना वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा। कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से देखना, अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी चाहिए तो मुझे तीन चीज़ें चाहिएंगी ना, v चाहिएगा, u चाहिएगा, a चाहिएगा। तो अलोंग वाई एक्सिस मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होती है भाई, जीरो। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। u कितना हुआ, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना हुआ, माइनस जी के बराबर। t हुआ कैपिटल T के बराबर, यहाँ पुट कर दो, जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, सॉरी गलत हो रहा है, t/2 होगा ये, आधा टाइम लगेगा ना, t/2 हो गया। तो gt/2 इक्वल टू यू साइन थीटा, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2u साइन थीटा बाई जी। ये आपका आंसर आ गया। आपको लगेगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है उसके कंपैरिजन में, तो चॉइस इज योर्स कि आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अल्टरनेटिव मेथड नोट कर लीजिए बेटा, ये मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि अपनी मोशन के दौरान प्रोजेक्टाइल सबसे ज़्यादा ऊंचा कितना पहुंचा होगा। इसमें तो गिराया ही h हाइट से गया है, तो इस केस में तो मैक्सिमम हाइट बेटा हाइट ऑफ दैट टावर ही हो जाएगा जहाँ से आपने उसे गिराया है। यहाँ तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, इसको सोचते हैं। मैं डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ बेटा आपके लिए, ताकि थोड़ा सा कंजस्टेड ना हो। ये प्रोजेक्टाइल हुआ, ऐसे गया, तो ये वाली हाइट आपको नज़र आ रही होगी बेटा, मैक्सिमम हाइट हो गई। इज इट ओके ना। मोशन O B A, ये हाइट निकालनी है बेटा मुझे, ये हाइट निकालनी है। ओके, अच्छा मुझे बताओ हाइट निकालनी है, मोशन कौन से एक्सिस वाली लूँ, x वाली या y वाली। इसमें तो सीधी बात है, हाइट निकालनी है तो y लूँगा ना, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। इसके भी दो मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ। एक तो वही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। चेक करना बेटा, इसे ध्यान से देखना। पहले O टू B लेना है, मैंने O टू B लेना है। बताओ भाई y एक्सिस के लोग u की वैल्यू कितनी होगी, u साइन थीटा, ये तो फिक्स है। a की वैल्यू माइनस जी हो गई। अब आ जाओ s और t की बात करते हैं बेटा, s और t की बात करते हैं। s y एक्सिस के लोग मोशन ले रहे हो आप, तो क्या देखो, चेंज इन y कोऑर्डिनेट। क्या देखूंगा, चेंज इन y कोऑर्डिनेट। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने, 0 0। इसके कोऑर्डिनेट देखो, इतना तो ये आगे चला गया, जितना ये आगे चला गया मैं इसे x मान लेता हूँ,
इतना ऊपर चला गया, मैं इस हाइट को h मान लेता हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x और h। बोलो चेंज इन y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, h के बराबर हुआ। चेंज इन y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हुआ, h के बराबर हुआ। अब मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना लगेगा उसे, t/2, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, क्योंकि पूरी मोशन का जो टाइम है वो कैपिटल T लगता है, जो अभी आपने डिराइव किया है। तो आधी मोशन का टाइम कितना लगेगा, t/2, यानी कि t की वैल्यू 2u sin θ/g थी बेटा, बाई 2 कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इट इज इक्वल टू u sin θ/g के बराबर। लगाओ इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s कितना हुआ, h, u sin θ, t की वैल्यू u sin θ/g, माइनस हो जाएगा, देखो a माइनस जी के बराबर है, तो माइनस हाफ g इंटू t², यानी कि u² साइन स्क्वायर θ/g²। तो ये क्या बनेगा, u इंटू u² हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन g, माइनस एक g से एक g कैंसिल, हाफ u² साइन स्क्वायर θ/g। ठीक है ना। सपोज करो u² साइन स्क्वायर θ/g 1 के बराबर है, तो ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचेगा ना। तो आंसर क्या आ गया, u² साइन स्क्वायर θ/2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। या अल्टरनेटिव मेथड देखो बेटा, इसका सेकंड मेथड देखो, वही हाइट निकालनी है, मोशन तो हमने y एक्सिस के अलोंग ही लेनी है, अलोंग y एक्सिस। अगर आप अलोंग y एक्सिस कुछ सोच रहे हो, कुछ अच्छा सा सोच रहे हो बेटा, तो इस बार इक्वेशन लगती है v² माइनस u² इक्वल टू 2s। अब आप इस इक्वेशन से v से कर सकते हो, ठीक है ना। बोलो v कितना होगा भाई, मैक्सिमम हाइट पर v कितना होगा, 0। u कितना था, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, a की वैल्यू माइनस जी, और s कितना हो गया, h के बराबर, चेंज इन y कोऑर्डिनेट। तो सीधा देखो यहाँ से आंसर, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो 2gh इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा, सो h कम्स आउट टू बी u² साइन स्क्वायर θ/2g। ये तो बड़ा आसान सा है, 2 लाइनों में क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ओके, दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड फॉर यू। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन के दौरान कितना आगे गया है। डेफिनेशन लिख लो बेटा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। सो लिखो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज, डेफिनेशन लिखवा दिया था मैंने आपको। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि ये प्रोजेक्टाइल कितना आगे जाएगा, सीधी बात है कि भाई कितना वो आगे जाएगा, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, मीन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको समझ में आएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये रेंज है, ओके, एक्स एक्सिस पे, और इस केस में देखोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये रेंज है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एक बात तो पक्का है, मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो मोशन तो हॉरिजॉन्टल लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अप्लाई करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस बात करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। आपको समझ में ना आए तो बेटा आप बोलिएगा, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ सारी बातें ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस यू के बराबर, एक्सेलेरेशन 0, ओके। अब देखो व्हाट अबाउट एस एंड टी, एस और टी के बारे में बात करते हैं। आपको याद है ना, चेंज एस क्या था, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स मोशन के दौरान। तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से जब चले आप 0 0 इसके कोऑर्डिनेट थे, अब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ कितना होगा, आर, और नीचे हो जाएगा माइनस एच। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, देखो आर, आर आर माइनस 0 आर, एक्स कोऑर्डिनेट आर हो गया, और टी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम,
आपको याद हो ये फॉर्मूला, तो √2h/g के बराबर था, 2h/g के बराबर। ओके, तो लगाओ इक्वेशन, s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s हो गया आपका r के बराबर, u की वैल्यू u, t की वैल्यू √2h/g प्लस ये 0, तो रेंज कम्स आउट टू बी u इंटू √2h/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, चलिए दोबारा से देखते हैं इसमें ऑब्लिक के अंदर। अगर आप ऑब्लिक केस में देखो, वही अलोंग x एक्सिस u की वैल्यू u cos थीटा, एक्सेलेरेशन बिल्कुल वैसे ही 0 के बराबर, s और t रह गया, s हो गया चेंज इन x कोऑर्डिनेट, इसके 0 0 और इसके r 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, चेंज इन r, और t हो गया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में देखो, आपने लास्ट टाइम आपने निकाला था 2u sin θ/g, तो लगाओ s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s हो गया r, u की वैल्यू u cos थीटा इंटू t की वैल्यू 2u sin θ/g प्लस 0, तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय g, और इसे देखो 2 sin थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो दिस फॉर्मूला नाउ बिकम्स इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 θ/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी एट एनी टाइम। ओके, सपोज करो ये पार्टिकल चलता हुआ बेटा यहाँ पहुँचता है, इस वक्त इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू दिस पॉइंट होगी, ये डायरेक्शन होगी भाई। ये मोशन 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन, इसका हमें क्लियर है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट यहाँ काम कर रहे होंगे, एक x एक्सिस के अलोंग और दूसरा y एक्सिस के अलोंग। तो क्या मैं v को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या आपको याद है, v = vxi कैप प्लस vyj कैप। पहले ये बताओ, v = vxi कैप प्लस vyj कैप लिख सकता हूँ क्या? आपको याद है, मैंने यही तो बोला था आपको, एक 2 डायमेंशनल मोशन जो है सम ऑफ द 2 1 डायमेंशनल मोशन। तो क्योंकि ये वेलोसिटी एक डायरेक्शन में नहीं है, ये दोनों डायरेक्शन में चलने वाली है, इसलिए आप इसका x कंपोनेंट अलग से निकालोगे और y कंपोनेंट अलग से, फिर उन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और वेक्टर को ऐड करने का तरीका बताया था ना आपको, v = √vx² प्लस vy² प्लस 2vx vy, क्योंकि यहाँ थीटा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री खाली ये बच जाएगा। या आपको पता है वेक्टर से मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये भी आप सबको क्लियर है, v = vx² प्लस vy²। डन, तो यही काम करना है आपने, vx की वैल्यू निकालनी है, vy की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज vx, एक बार vx बोलें, vx क्या है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। एंड व्हाट अबाउट vy, कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो इसका मतलब मुझे vx और vy निकालना है बेटा, vx और vy। चलिए 2 मोशन स्टडी करते हैं, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। अलोंग x एक्सिस की बात करो, अलोंग x एक्सिस मुझे इक्वेशन लगानी है इस बार, v = u + at। ये तो हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है तो बेटा यही इक्वेशन लगाना पड़ेगा अब तो ना। सो v x एक्सिस के अलोंग बोलो भाई, v तो मान लिया मैंने vx है, ओके, u के बराबर है, सभी को क्लियर है, एक्सेलेरेशन 0 और ये t टाइम के बाद की सिचुएशन आ गई, तो ये t के बराबर हो गया, तो vx = u के बराबर आ गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अलोंग y एक्सिस आ जाइए आप, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस v की वैल्यू vy, u कितना होगा यहाँ पर 0, एक्सेलेरेशन g के बराबर और t के बराबर। अभी ये टाइम मोशन यहाँ से यहाँ तक नहीं है भाई, ये मोशन बीच में कहीं है, तो यहाँ तक आने में उसे t टाइम लगा होगा। चलो v = u + at लगाओ, सो vy = 0 + gt, ये vy की इक्वेशन आ गई। सो v का फॉर्मूला लगा दो, v = √vx² + vy², वैल्यू पुट करो, √vx²
वी एक्स की वैल्यू देखो u है और वी वाई की वैल्यू जी टी, तो यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम। समझ रहे? नहीं समझ में आया बेटा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना है मैंने, जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लगाते थे आप। अब सारी ये वैल्यू ढूंढनी है ना आपने। एक्स एक्सिस के लूँगा, यू किसके बराबर है? यू के बराबर। एक्सेलरेशन जीरो, ये तो क्लियर है, टाइम टी, और v को मैंने वी एक्स मान लिया, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दिए। अब ये तो जीरो है ना, तो ये फैक्टर तो खत्म, वी एक्स की वैल्यू यू आ गई। ऐसे ही आपने वाई एक्सिस के लिए सोचा, अब वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकाल ली, तो फिर इस फॉर्मूले पुट करके v की वैल्यू आ गई आपकी। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे? टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू कितनी है? जी टी, और वी एक्स की वैल्यू यू। इस तरीके से आप ये भी पता लगा सकते हो कि हमारा प्रोजेक्टाइल इस वक्त किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा। ओके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस क्वेश्चन में किया वैसे ही यहाँ करेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस देखो, u तो हो गया u कोस थीटा के बराबर, एक्सेलेरेशन जीरो, टाइम t, और v हो गया वी एक्स के बराबर। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी u कोस थीटा, इक्वेशन 1। ऐसे आप अलोंग y एक्सिस करो, हमें सीधी वैल्यू रख रहा हूँ भाई, इसमें v की जगह वी वाई आ गया, u की जगह u साइन थीटा, a की जगह माइनस जी इंटू टी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सो v कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। इनकी जगह इनकी वैल्यू रखो, u कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया बेटा, इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है। यू स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ये 1 हो गया। तो ये वैल्यू बन गई यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पर। तो अब आप टेंजेंट अल्फा भी निकाल सकते हो भाई। टेंजेंट अल्फा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा। ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आप अल्फ़ा निकाल देना, अल्फ़ा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को इस प्रोजेक्टाइल के लिए तैयार करने हैं। अब आप इन सभी फॉर्मूलों की एक बार इंपॉर्टेंस भी समझ लो बेटा। एवरीबडी प्लीज़ लिसन मी केयरफुली। देखो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन, बहुत मोटे शब्दों में अभी बात कर रहा हूँ आपसे। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि ये एक रिलेशन है एक्स और वाई में। आपको याद है जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो ऐसा कुछ पाथ फॉलो करता है, कुछ टाइम के दौरान वो कुछ आगे जाता है तो साइमल्टेनियसली वो कुछ ऊपर भी जा रहा होता है। तो ये इक्वेशन मुझे ये बताती है कि जिस वक्त ये प्रोजेक्टाइल इतना आगे गया है तो उस वक्त ये कितना ऊंचा गया होगा, ये पता लगाना हो तो मैं इस इक्वेशन की हेल्प लूँगा। इज इट ओके? दिस इज द सेकेंड इक्वेशन जो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान रखना बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है जब आपने उसे प्रोजेक्ट किया था, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। एच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल जिस वक्त मोशन में था उस वक्त सबसे ऊंचा कब रहा, ये है मैक्सिमम हाइट, सबसे ऊंचा कब रहा।
इज इट ओके? तो ये सबसे ऊंचा बेटा इस वक्त रहता है बीच में। ये भी ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि ये जो मैक्सिमम हाइट होती है ना, ये पूरे इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इवन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम भी बराबर होता है। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और रेंज को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इज इट ओके? और रेंज का मतलब है ये प्रोजेक्टाइल पूरा कितना आगे गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेंज। कितनी दूर तक आप उस प्रोजेक्टाइल को छोड़ सकते हो। और ये है वेलोसिटी, ये यू स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, ये है वेलोसिटी। और इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल किसी टाइम पर, मान लो ये चल रहा है, ये मोशन में है, आपका दिल क्या मैं पता लगाऊं यहाँ पर उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है, तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। बोलो किसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इसमें? बेसिकली जो वैल्यू मुझे पुट करनी है, देखो यू तो मुझे शुरू से गिवन होता है, थीटा भी मुझे गिवन होता है, तो मेन चीज़ क्या है? टाइम, टी। अगर मुझे ये पता हो कि आपको किस टाइम पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी है, तो बड़े आराम से इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और डायरेक्शन पता लगाना है तो आप इस नीचे वाली इक्वेशन से पता लगा सकते हो। इज इट ओके? तो हर इक्वेशन की इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हो रही है। चलिए अब धीरे धीरे छोटे छोटे एक एक करके 2-2 करके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज? आप एक प्रोजेक्टाइल को ना सबसे ज़्यादा दूर भेजना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा प्रोजेक्टाइल सबसे ज़्यादा दूर पर जाकर पड़े, तो वो कितने एंगल पर उसे फेंका जाना चाहिए कि उसका, यस 45, एग्जैक्टली यही आंसर है। लेट्स सी हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये है आपका रेंज का फॉर्मूला भाई। इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, ये रेंज का फॉर्मूला है। रेंज का फॉर्मूला हुआ यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो इसमें u फिक्स है, g फिक्स है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्टाइल फेंकोगे तो उसको इनिशियल वेलोसिटी तो दोगे ना। एक जो चीज़ वेरी कर सकती है वो है एंगल। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर साइन 2 थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू यूज कर लूँ, इफ़ आई यूज़ द मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस 1, और सबसे छोटी वैल्यू होती है -1। मैग्नीट्यूड में देखें तो 0, अदरवाइज -1, सबसे बड़ी वैल्यू +1। अगर मैं साइन 2 थीटा को +1 रख दूं तो बोलो r की मुझे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। इज इट ओके ना? तो r विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज 1 और साइन थीटा 1 कौन से डिग्री, कौन से एंगल पर होता है? तो साइन के 90। इसका मतलब 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 90 के बराबर। तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। मीन्स अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल पर फेंकता हूँ तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाकर पड़ेगा। और इस आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको देखो 1 पुट कर दो तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? यू स्क्वायर बाय जी। आर मैक्सिमम कितना हो गया? यू स्क्वायर बाय जी। 2 एंगल्स फॉर सेम रेंज। वो कौन से 2 एंगल है जिस पर अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को फेंकूँ तो वो सेम डिस्टेंस पर जाकर पड़ेगा? एंगल अलग अलग है। ओके, सीट आप नहीं, हाँ थीटा एंड 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। देखो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब जरा ध्यान से समझना इस बात को, ये रेंज कब आती है? जब एंगल कितना ले रखा आपने? थीटा या और कुछ है? इस वक्त जब मैंने ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया था तो कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया था? थीटा से या 2 थीटा से? थीटा से प्रोजेक्ट किया था। 2 थीटा तो हमारा फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, वो बात अलग है। 2 थीटा फॉर्मूले के अंदर। तो ये जो फॉर्मूला हमारा रेंज का आया था, ये रेंज का फॉर्मूला बेटा तब था जब थीटा, हमने थीटा रखा था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ साइन 2 थीटा, 2 के साथ वो एंगल आ रहा है जिससे आपने इसे प्रोजेक्ट किया है। अच्छा, मैथमेटिकली अगर मैं इसे चाहूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ? यू स्क्वायर बाई जी साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा भी साइन 2 थीटा के बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इज इट ओके? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री से है। यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, मैंने 2 दोनों में से ले लिया कॉमन। ओके, अब देखो जब मैंने प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया था तो 2 के साथ कितना एंगल आ रहा था? थीटा। अब कितना आ रहा है? आर तो वही है ना दोनों केस में, लेकिन इस केस में मुझे समझ में आ रहा है कि अब मेरा एंगल कितना बनना चाहिए? 90 माइनस थीटा। तो इट मीन्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर द 2 एंगल्स फॉर द रेंज, फॉर द सेम रेंज। यानी कि एक प्रोजेक्टाइल को मैं थीटा एंगल से फेंकूं या 90 माइनस थीटा से। थीटा का मतलब एग्जाम्पल बोलता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल से फेंका, 30 डिग्री एंगल से फेंका, तो दूसरा एंगल क्या हुआ? 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों से फेंकता हूँ तो उसकी रेंज सेम रहेगी। इसको दूसरे तो तरीके से समझने की कोशिश करो बेटा। इसका मतलब ये है, ज़रा इन दोनों एंगल को ऐड करके देखना कितना आएगा? 90 डिग्री। कितना आ रहा है? जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 आएगा ना। इसका मतलब जब कभी भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे 2 एंगल से प्रोजेक्ट करते हो जिनका सम 90 डिग्री होता है तो उनकी रेंज हमेशा इक्वल होती है। कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, बताओ ये रेंज सेम आएगी कि नहीं आएगी? एक एग्जांपल हो, बाद में प्रूव भी करते हैं हम कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को ना 45 प्लस एल्फ़ा और 45 माइनस एल्फ़ा से प्रोजेक्ट किया। क्या बताओ इन दोनों का रेंज सेम आएगा? यस सर। दोनों को ऐड करके देखो, ऐड करने में 90 आ रहा है ना, तो इसका मतलब रेंज विल बी द सेम। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो कौन से 2 एंगल आए? थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर द 2 एंगल्स फॉर विच द रेंज इज सेम। लिख लो बेटा ऐसे। अब आइए कुछ और बातें करते हैं बेटा। दोबारा से आप इस प्रोजेक्टाइल पर सोचिए। अभी मैं आपसे बात करूंगा वेलोसिटी के बारे में। आपने एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया और वो जाकर ऐसे चला गया, ठीक है? आपने उसे वेलोसिटी दी बेटा इस डायरेक्शन में, ये इनिशियल वेलोसिटी है। मैं थोड़ा अलग कलर यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ी चीज़ों को अलग से दिखा सकूँ आपको। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट यहाँ काम करते थे, u cos थीटा एंड u sin थीटा। ये प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी मान लीजिए v है बेटा। इसका वेलोसिटी क्या है? v है। मुझे ये पता लगाना है कि ये प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पहुँचेगा इसका वेलोसिटी v है, तो इस v की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v एट दिस पॉइंट? बोलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v एट दिस पॉइंट? अगर मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, बताओगे? वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है मेरे पास? ये वाला फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में क्या पुट करना पड़ेगा मुझे? सिर्फ टाइम। क्या पुट करना पड़ेगा? ओनली टाइम। अब बताओ, इस प्रोजेक्टाइल ये चला कहाँ से था? यहाँ से चला था। पहुँचा कहाँ पर है? यहाँ पर। इस पॉइंट को मैं O नाम दे लूँ, इस पॉइंट को A नाम दे लूँ, तो नहीं, थीटा 0 कैसे हो सकता है बेटा? थीटा तो थीटा से प्रोजेक्ट किया हुआ है आपने। तो O से A तक पहुंचने के लिए मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है? केवल टाइम की। भाई वेलोसिटी की मुझे किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। मान लो ये प्रोजेक्टाइल चल रहा है, कोई मुझसे कहे भाई यहाँ पर पहुँचा था, बताओ इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है? तो क्या करूँगा मैं? क्या कहूँगा उसको, भाई मुझे टाइम बता दे, मैं बता देता हूँ तेरे को कितनी होने वाली है, ठीक है ना? यहाँ पहुँचेगा तो टाइम पता होना चाहिए, यहाँ पहुँचे तब भी टाइम, यहाँ पहुँचेगा तो भी टाइम। बोलो O से A तक जाने में कितना टाइम लगा? 2u sin थीटा बाई जी। तो v के इस फॉर्मूले में t की जगह 2u sin थीटा बाई जी पुट करो और चेक करो क्या आंसर आता है। डू इट एवरीवन। आप इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, u स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, और आप t की जगह 2u साइन थीटा बाई जी पुट करोगे तो आपने देखा कि आपका जो कैलकुलेशन है ना वो v इक्वल टू यू आ रहा है। यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ। आप अपने आप कर सकते हो बड़े आराम से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोजेक्टाइल को हम जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं वो उतनी ही वेलोसिटी से क्या करता है? ग्राउंड पर पहुंचता है।
चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको अभी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। इस पॉइंट पर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करके दो बेटा, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। करिए सभी। ओके सीट, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। ये तो पक्का ना यहाँ से यहाँ तक आने में उसे टाइम लगेगा हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है तो इसका आधा कर दो, u sin थीटा बाई जी टाइम लगेगा। पुट करो बस यहाँ पर, देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्केयर प्लस जी स्केयर इंटू इसका आधा यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई जी स्केयर, यही होगा ना भाई, माइनस 2u जी इंटू यू साइन थीटा बाई जी इंटू साइन थीटा, राइट। देखो जा, जी स्केयर से जी स्केयर कैंसिल हुआ, यहाँ एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ, मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ, क्या बचेगा इसमें, यू स्केयर प्लस यू स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2u स्केयर साइन स्केयर थीटा। यू स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2u स्केयर साइन स्केयर थीटा, तो माइनस का यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बच गया। इन दोनों में से यू स्केयर कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा और 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा के बराबर होता है, तो यू स्केयर कोस स्केयर थीटा और इसका अंडर रूट आएगा यू कोस थीटा। सो दिस इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। ध्यान से सुनो बेटा, अब इस बात को 1 मिनट के लिए मुझे सुनिए ध्यान से। मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी आ रही है यू कोस थीटा आ रही है। आप कहोगे सर कुछ टाइम पहले तो आप बताते आए हो कि यू कोस मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन वो 1 डायमेंशनल मोशन में होता है। जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे होते हो, ऐसे फेंक रहे होते हो ये, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल 2D मोशन है और इस मोशन के दौरान मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 नहीं होती, वो केवल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, वी 0 होता है। जो वी की इसमें इक्वेशन थी ना ये वाली, जरा इसमें टाइम पुट करके देखो, यू साइन थीटा बाई जी, आपको वी 0 मिलेगा, लेकिन वी एक्स तो है ना यहाँ पर, वो तो लगातार चल रहा है। तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेंबर इट, ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, आंसर 0। व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, यू कोस थीटा, दैट इज द डिफरेंस, रिमेंबर इट एवरीवन, ओके।